एस ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 13 होती है बच्चों। 13 एलिमेंट्स होते हैं, 13 तत्व हैं, और इन 13 में से सुनो जरा, 12 जो एलिमेंट्स हैं वो धातु हैं, वो मेटल्स हैं। 12 क्या है? मेटल्स हैं, और सिर्फ एक क्या है? अधातु है। एक अधातु कौन सा है मैम? हाइड्रोजन। H फॉर हाइड्रोजन। लिख दोगे? आ जाइए मैम। अब आओ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जो कहां से शुरू होता है? ग्रुप नंबर 13 से। कहां खत्म होता है? ग्रुप नंबर 18 पे। पी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स है? आप लिखोगे पी ब्लॉक में कुल तत्व है 37 है, 37 एलिमेंट्स, 37 तत्व है। और सुनो जरा, ये ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी हैं। मेटल्स का मतलब धातु, धातुएं भी होती हैं। इसी में नॉन मेटल्स भी हैं, इसमें अधातु भी हैं। इस ग्रुप में या इस ब्लॉक में अधातु भी हैं और मेटेलोइड भी हैं। मेटेलोइड का मतलब होता है उपधातु। उपधातु सेमी मेटल्स, सेमी कंडक्टर्स बनाने में काम आते हैं। तो एग्जामिनर क्या पूछता है? पीरियोडिक टेबल के उस ब्लॉक का नाम बताओ जिसमें तीनों है, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलोइड। आंसर क्या होगा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कितने? 37 एलिमेंट्स। बता दोगे? आगे सब बताऊंगी एक एक करके। अब आओ डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में ग्रुप होते हैं कितने? 10। और डी ब्लॉक में कुल तत्व कितने होते हैं? 40। डी ब्लॉक में कितने? 40 एलिमेंट्स। और बताऊं, इसमें सारे के सारे मेटल्स हैं। ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स। सारे के सारे एलिमेंट्स धातुओं की फॉर्म में होते हैं। इसमें नॉन मेटल नहीं है। तो एग्जाम में पूछ ले कौन से ब्लॉक में एक भी नॉन मेटल नहीं है? डी ब्लॉक। आ जाओ एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कुल एलिमेंट्स होते हैं 28। कुल तत्व क्या हैं? कुल तत्व 28 हैं बच्चों, 28 एलिमेंट्स हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडियो धर्मी तत्व हैं। और आप जानते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। तो आप खुद बताओ, क्या हम यहाँ पे रख सकते थे इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इन सब के साथ? नहीं मैम, पाप हो जाता, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तो केमिकल बिहेवियर अलग ही होता है बच्चों। तो एफ ब्लॉक में आप सुनो, आप प्लस करते जाना। यहाँ पे एस में 13, यहाँ पे डी में 10, 40, 10 तो आपके ग्रुप होते हैं ना, तो 40, और यहाँ पे 37, और यहाँ पे 28। टोटल कितने हो गए? 118 तत्व हो गए। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 118 एलिमेंट। लिख दे? आगे बात समझ में? हाँ हाँ, अभी बताएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। अभी सब कुछ पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पता है? तो मुझे नहीं पता होगा ये चीजें। पहले बताओ, इतनी क्लास में कोई प्रॉब्लम है? पानी पी लूं 1 मिनट में? हाँ मैम पी लो। कितने एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में? 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में से कुछ कुछ बातें करनी है आपसे, जो एग्जामिनर करता है आपसे बातें। मैम तो आपकी करे ना करे, एग्जामिनर जरूर करता है। इस 118 में से 91 मेटल्स हैं। 91 क्या है? मेटल्स हैं, धातु हैं, बता देना, ठीक है। और 7 क्या है? 7 मेटेलोइड है। मेटेलोइड का मतलब होता है उपधातु, जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है। और 20 क्या है? नॉन मेटल्स है। आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, नॉन मेटल्स को क्या कहते हैं? अधातु। तो काउंट करो जरा, 118 हो गए? हाँ मैम हो गए। तो एग्जामिनर पूछ ले कितनी मेटल्स हैं, कितनी नॉन मेटल्स हैं, कितने मेटेलोइड्स हैं। आंसर कर पाओगे? जी हाँ मैम। ठीक है, चलो अब ये बताओ, सारी की सारी धातुएं, ऐसे ग्रुप का ऐसे ब्लॉक का नाम बताओ जिसमें सिर्फ मेटल्स आती हैं। क्वेश्चन करवा रही हूँ। डी, ऐसे ब्लॉक का नाम बताओ जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटेलोइड तीनों आती हैं। पी ब्लॉक, ये एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है। एस ब्लॉक के इकलौती नॉन मेटल का नाम बताओ? हाइड्रोजन। अब आओ जरा नेक्स्ट पॉइंट सुनो। 118 एलिमेंट्स को, 118 एलिमेंट्स, 118 तत्वों में से आप बताओगे, ऐसा माना जाता है, एनसीईआरटी का अपडेटेड डेटा पढ़ा रही हूं मैं, ठीक है। पहले 92 था, अब 94 हो गया। 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरल हैं। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। कितने? 94। बचे कितने? 24 एलिमेंट। 24 तत्व क्या हैं? आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मैन मेड, बनाया है इंसान ने। कहां पर? लैब में बनाया है। लैब में बनाया है। कितने? 24, ठीक है। पहले 92 थे ये,
ऊपर वाला, इसको 26 पढ़ते थे, लेकिन अब आपको ये करके आना है, ठीक है, ये करके आना है जो मैंने बोला वो। ये आदर्श दुबे जी को ब्लॉक कर दीजिए यहां से। हाँ चलो, आ गई बात समझ में, ये भी क्वेश्चंस। चलो और सुनो, नेक्स्ट सुनो, पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। हाँ मैम है, तो 118 में से सिर्फ दो एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। कौन सी स्टेज में? लिक्विड, तरल अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक है मरकरी, जिसका सिंबल Hg होता है, मरकरी को हिंदी में हम पारा कहते हैं। और दूसरा होता है ब्रोमीन, Br सिंबल होता है ब्रोमीन का। ये कौन सी स्टेट में है? ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। चलो अब बचे कितने, आप बताओगे? 11 एलिमेंट्स। 11 एलिमेंट्स किसकी फॉर्म में होते हैं? कौन सी स्टेट में? गैसीय स्टेट में, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अभी नाम भी लिखवाऊंगी एक एक करके, पहले सुन लो। अब बचे कितने बच्चा? बचे यहाँ पर कितने बचे होंगे? 11 और 2 कितने हो गए? 11, 12, 13, है ना। तो बचे आपके कितने, आप बताओगे बेटा? 105, 5 ही बचे हैं ना, 6, 7, 8, हाँ 105 एलिमेंट्स हैं, वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। वो कैसे? सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो क्या 3 क्वेश्चन नहीं बन गए? हाँ मैम बन गए। तो आप क्या बताओगे? 2 एलिमेंट हैं जिनकी स्टेट, जिनकी अवस्था तरल अवस्था है, और 11 एलिमेंट्स हैं जो गैसीय स्टेट में होते हैं, और 105 एलिमेंट्स हैं जो सॉलिड ठोस अवस्था में पाई जाती है। कर दोगे क्वेश्चन? हाँ जी मैम कर दोगे। चलिए, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन। चले आगे। इससे पहले वाली स्लाइड में क्या पढ़ाया था? ब्लॉक में कितने कितने एलिमेंट्स हैं बता दिया था। किस ब्लॉक में कौन सा ग्रुप आता है बता दिया था। चलो अब मैम हमने ग्रुप की तो बात कर ली, अरे सुनो ध्यान से, क्या बात कर ली? मैम ने बता दिया ग्रुप, देखो पहला दूसरा पी ब्लॉक में आ गया, कितने एलिमेंट हैं? 13। एस ब्लॉक में आ गया, पी में नहीं। और 13वें से लेकर 18वां जो है जिसमें 37 एलिमेंट है, कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। 40 एलिमेंट से कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक बना। और नीचे 28 एलिमेंट से एफ ब्लॉक बना। तो ग्रुप में तो आपको एलिमेंट्स का नंबर पता लग गया। अब ये बताओ पीरियोडिक टेबल में तो ग्रुप और आवर्त भी सही है, ये हल्के में मत लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अभी गैसों के नाम लिखवाऊंगी, रुक जाओ। आओ जरा यहाँ पे, क्या आप लिखो बच्चा, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में आवर्त होते हैं वो कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं टोटल, 7। तो जो फर्स्ट वाला आवर्त है, प्रथम आवर्त, इसके अंदर सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स, 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। अरे मैम कैसे? चलो आप, अभी बताया था आवर्त कैसे निकालते हैं। आवर्त किसको कहते हैं? लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। देखो ये फर्स्ट आवर्त है, यहाँ हाइड्रोजन, ये रहा हीलियम। ये पहला ही तो है ऐसे, ये पहला ही तो है ऐसे। तो पहले में 2 एलिमेंट, अब 2 तो कम है, इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? वेरी शॉर्ट पीरियड। इसका नाम क्या हो गया? बहुत छोटा आवर्त, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है इसके अंदर। तो क्या बोलेंगे इसको? अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त, बहुत छोटा आवर्त हो गया मैम, सिर्फ 2 एलिमेंट। दूसरे आवर्त में लिखो, दूसरे आवर्त में 8 है, कितने? 8 एलिमेंट्स, तो इसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड। 8 एलिमेंट्स, इसका नाम होता है शॉर्ट पीरियड, है ना। आप लगा दो, लिखो लघु आवर्त, छोटा आवर्त। ये भी छोटा है क्योंकि 8 ही एलिमेंट है। ये बहुत काम आएगी चीज। पहले में कितने? 2, दूसरे में कितने? 8, तीसरे में भी 8, तीसरे में भी कितने? 8। लिख दो बच्चा 8, सेम चीज लिख देना, इसका भी यही नाम होता है। अब आप चौथे में, फोर्थ वाले आवर्त में 18 एलिमेंट्स होते हैं। कितने? 18 तत्व, 18 एलिमेंट्स। नाम पड़ता है इसका लॉन्ग पीरियड, दीर्घ आवर्त। क्या नाम पड़ता है? दीर्घ आवर्त, ठीक है। ऐसे ही सेम लिख दो 5वें आवर्त में, 5वां आवर्त, कितने? 18 एलिमेंट्स, इसका भी नाम क्या? लॉन्ग पीरियड, दीर्घ आवर्त। अब चलो छठे पे, छठे में एलिमेंट्स होते हैं कितने? 18। 6 आवर्त लिखा ना यहाँ पे, तो छठे आवर्त में कितने एलिमेंट्स? 32 एलिमेंट्स। इसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग
पीरियड, अति दीर्घ आवर्त, वेरी लॉन्ग पीरियड, अति दीर्घ आवर्त, बड़ा क्योंकि 32 एलिमेंट हो गए, अति दीर्घ आवर्त। और लास्ट वाले का भी सेम नाम है, 7वें आवर्त में भी 32 एलिमेंट, 32 ही लिख दो, ठीक है। इसको भी वेरी लॉन्ग, अति दीर्घ आवर्त। हो गया, काउंट कर लो, 118 आ जाएंगे, है ना। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। अब सुनो जरा मेरी बात को, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि सावर्त में कितने आपके तत्व हैं। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32। सातवें को बोलते हैं इनकम्प्लीट पीरियड। ये बेटा कंप्लीट नहीं है, ये क्या है, अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी कोई नया एलिमेंट खोजा गया, एलिमेंट्स की तो डिस्कवरी होती रहती है, चलती रहती है। आप सोचिए ना, पहले 20 थे, फिर 56 थे, फिर 63 थे, अब 118 हो गए। क्या पता 50 साल बाद 120 हो जाए। तो जब भी कोई नया एलिमेंट आएगा, उसको कहां पे ऐड करोगे आप? 7वें आवर्त में। इसलिए इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं, इसको अपूर्ण आवर्त कहते हैं। आज भी, आज भी तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पीरियोडिक टेबल के किस आवर्त को हम कंप्लीट नहीं मानते? 7वें को नहीं मानते। और इसमें एलिमेंट्स की संख्या इनमें 2, 8, 8, तो 18, 18 और 32, 32। ये जगता। और भाई जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनकी तो खैर ही नहीं है ना। वो क्या चाहते हैं अब क्या चाहते हो? अब नागिन डांस कर करके पढ़ाऊं तब लाइक करोगे? पिछले 2 घंटे से लगातार सिर्फ 2 बार पानी पी के पढ़ा रही हूँ। मेरा छोटा सा बेटा है, वो वेट कर रहा होगा, मम्मा कब आएंगी, मम्मा कब आएंगी, है ना। लेकिन आप लोगों के प्रति भी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही हूँ। आप लोगों से प्रॉमिस कर रखा है, तो उस प्रॉमिस को पूरा करना भी तो मेरा काम है ना। चलो आज बैलेंसी पे जब बात करते हैं बेटा, मैंने कितनी बार पढ़ाऊं, अब नहीं पढ़ाऊंगी। जब आप टॉप टू बॉटम की बात करते हो तो हमेशा किसकी बात करते हो? ग्रुप की बात करते हो। ऊपर से नीचे की बात करते हो तो आप ग्रुप की बात करते हो। एक ग्रुप के जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं, सबकी बैलेंसी एक जैसी होती है। ये बात मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ग्रुप में एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इन सबकी बैलेंसी +1 होती है। तो बच्चा, जब ग्रुप में तो सब एक जैसे ही है बैलेंसी, तो अब आ जाओ आवर्त में जब बात करते हो। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो पहले बैलेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। पहले बैलेंसी क्या होती है? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ती है, संयोजकता बढ़ती है। कैसे? +1, +2, फिर पी ब्लॉक में आ जाओ। पी ब्लॉक में क्या होगा? +3, फिर +-4, बाद में -3, -2, -1, 0। तो बच्चा पहले बैलेंसी बढ़ती है, फिर क्या होती है? डिक्रीज होती है। कब? कार्बन वाले ग्रुप के बाद, है ना। यानी कि मैम इसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है बैलेंसी। तो एग्जामिनर पूछता है, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो बैलेंसी में क्या प्रभाव पड़ता है? आप बताओगे पहले इंक्रीज होगी, फिर बैलेंसी डिक्रीज होती है। और जो 18वें ग्रुप में आते हैं, 18वें समूह में आते हैं, उनकी बैलेंसी 0 होती है। उनकी बैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। वो स्टेबल होते हैं, वो इनर्ट गैसेस होती हैं। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ जी मैम, समझ में आ गया, ठीक है। अब ग्रुप में बात करोगे तो एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की बैलेंसी क्या होती है? सेम होगी, रिमेन सेम। ऊपर से नीचे आते हैं तो बैलेंसी सेम रहती है, एक जैसी रहती है सारे एलिमेंट्स की। कैसे बताऊं तुम लोगों को? ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरे पे। बैलेंसी बता दोगे, ऊपर से नीचे आओगे, सेम बैलेंसी। लेफ्ट से राइट में पहले इंक्रीज देन डिक्रीज। आइए अब दूसरा होता है एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? परमाणु त्रिज्या क्या होता है? ये किसी भी, क्या आप मान लो कोई भी एलिमेंट है, उसका एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, और ये क्या है? उसकी सबसे आउटर वाली शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे बाहरी वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो बीच की दूरी है, उसी को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, उसी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। तो इसी को देखो लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। परमाणु के नाभिक की बाहरी कक्षा या बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, और उस नाभिक के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आप सुन लो जरा, एटॉमिक रेडियस की जब बात करोगे आप, पहले किसकी बात करें? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या होता है? टॉप टू बॉटम का मतलब होता है ग्रुप मैप। तो जब आप ग्रुप में जाते हो, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? ग्रुप की बात कर रहे हो, तो हमेशा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज, बढ़ती है एटॉमिक रेडियस। यानी कि जो सबसे नीचे होगा ग्रुप में, उसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी। जी हाँ, यही लिखा हुआ होगा कि वर्ग में, यानी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। जितना ज्यादा शेल होगा, उतना ही ज्यादा तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
इसलिए जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। और जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, तो किसकी बात करते हो? आवर्त की। और आवर्त में जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, कमी आती है, एटॉमिक रेडियस में कमी आती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो सुन लो। जब आप टॉप टू बॉटम इधर जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे, डिक्रीज हो रही, 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 कहां तक? 16वें ग्रुप तक। अब आओ, 18वें ग्रुप पहले आएगा, 17 बाद में आएगा। हाँ, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस की जब बात करोगे तो बच्चा पहले 18वां लिखोगे, फिर 17वां लिखोगे। ये केमिकल लोचा है कोवलेंट रेडियस की वजह से। ये आपको मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो पहले 18वें एलिमेंट के रखे जाएंगे, फिर 17वें रखे जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटे एलिमेंट्स कौन है पीरियोडिक टेबल के, तो 17वें बताना, क्योंकि भाई जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही तो छोटा साइज होगा। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस हमेशा डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस हमेशा कम होता है, यानी एटॉमिक साइज भी क्या होगा? कम। भाई जितना डिस्टेंस होगा उतना ही तो साइज होगा। तो अगर डिस्टेंस कम है तो साइज छोटा, डिस्टेंस बड़ा है तो साइज बड़ा हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाने में एटॉमिक रेडियस घटती है। आ जाओ जरा, दूसरा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशनल एनर्जी, आयनन विभव। आयनन विभव, सबसे पहली बात, आयनन विभव होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। किसी भी एटम के आउटर शेल में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी एनर्जी आप खर्च करते हो उसी को आयोनाइजेशनल एनर्जी कहते हैं, उसी को आयोनाइजेशनल पोटेंशियल, उसी को आयनन विभव कहते हैं। लिखा हुआ भी है, देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फाइनल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड। भाई किसी भी एलिमेंट की आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है तब भी एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रॉन हटाते हो तब भी एनर्जी देते हो। तो ये जो मिनिमम अमाउंट एनर्जी का जो स्पेंड किया इसको हटाने के लिए, उसी को IE कहते हैं। अब एक बात बताऊं, एटॉमिक साइज का उल्टा होता है कौन? आयोनाइजेशनल एनर्जी। तो जहां जहां एटॉमिक साइज बढ़ रहा था वहां वहां आयोनाइजेशनल एनर्जी कम होगा। तो जरा बताओ, अगर टॉप टू बॉटम की बात करेंगे, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो आयोनाइजेशनल एनर्जी डिक्रीज होगा, कम होगा बच्चा। जब ग्रुप में आते हो ऊपर से नीचे तो IE कम होता है, और जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो IE इंक्रीज होता है, बढ़ता है। सेम चीज नीचे दे रखी होगी, ये पढ़ लेना, ठीक है? ये पढ़ लेना। और हाँ, एक बात बताओ तुम लोग, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या आती है? मेटल्स, और लास्ट में यहाँ पे क्या आ रही थी? नॉन मेटल्स आ रही थी, याद है ना? अरे जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, ये केमिस्ट्री में ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ठीक है? बायोलॉजी में उल्टा होता है, ये लेफ्ट होता है, ऐसे मानती है बायोलॉजी, ऐसे मानती है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है? तो बेटा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स आती हैं, तो मेटल्स इधर हैं, तो मेटल्स क्या दिया हुआ है? धातुओं का आयनन विभव कम होगा। जी हाँ, आयनन विभव इंक्रीज इधर जाके हो रहा है, तो इधर क्या है? राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स का आयनन विभव ज्यादा होता है। किससे? मेटल्स। धातुओं का आयनन विभव कम होता है। अगर एग्जामिनर में क्वेश्चन डाल दे तो सबसे पहले कोई मेटल है दी हुई है, बाकी 3 नॉन मेटल है, और पूछ ले इनमें किसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो भैया मेटल को पहले ही बाहर कर देना, पहले ही बाहर कर देना मेटल को, ठीक है? तो दूसरा, तीसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी। चौथा आ गया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वैद्युत धनात्मकता। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता क्या है पहले तो ये सुनो, डेफिनेशन लिखी हुई है बोर्ड पे, वो आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं समझा देती हूँ। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। कोई भी परमाणु अपना आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन देकर अपने ऊपर क्या बताओगे? कैटायन फॉर्म करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ये जो कैपेसिटी है, ये जो टेंडेंसी है, इसी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। अरे कोई एलिमेंट है, उसने अपने आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन देके अपने ऊपर पॉजिटिव आवेश, अपने ऊपर धनात्मक आवेश, अपने ऊपर कैटायन फॉर्म कर लिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है इसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं, इसी को हम विद्युत धनात्मकता कहते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कब बढ़ता है? टॉप टू बॉटम आते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसमें जो बैठा है वही है,
हाँ, सीजियम। सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मानते हैं, आगे पढ़ाएंगे आपको। और जब लेफ्ट से राइट जाते हो, बाएं से दाएं जा रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? आवर्त की। तो आवर्त में जब जाते हो लेफ्ट से राइट में, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, क्योंकि मेटल्स ही तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। तो बच्चा डिक्रीज होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता में कमी आती है। अभी तो बताया -3, 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 और लेगा, तो देने की प्रॉपर्टी में कमी आ गई, मतलब लेगा वो, राइट? डिक्रीज हो रही है ना। तो टॉप टू बॉटम में आते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता फास्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। और लेफ्ट से राइट जाते हो तो बेटा क्या होता है? आवर्त में ये कम होने लग जाती है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जस्ट उल्टा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ने एलिमेंट ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, उस त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, भाई एक ए नाम का एलिमेंट था, एक बी नाम का, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस दिए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऊपर कौन सा आवेश, ऋणात्मक आवेश, क्या बना लेता है? एनाइन बना लेता है। तो ये एनाइन बनाने की जो टेंडेंसी होती है, इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए टेंडेंसी, यही लिखा हुआ है ना। द एबिलिटी ऑफ एटम ऑफ रिसीव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का उल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो बताओ, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे, ग्रुप की बात करोगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ रही है ना कि लेने की, तो डिक्रीज हो गई। और अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो, बाएं से दाएं जा रहे हो, तो आप एक आवर्त की बात कर रहे हो, और आवर्त में इधर जाने पर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इसीलिए तो आप देखो ना, ग्रुप नंबर 17 यहाँ आता है, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स माने जाते हैं पीरियोडिक टेबल के। ये पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माने जाते हैं। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम, आ गई। चले अगला नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर आप किसी एलिमेंट, किसी तत्व के एटम की बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो ऐड करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी आपने खर्च की है, उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अरे मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन निकालो या ऐड करो, क्या देना पड़ेगा? एनर्जी, ऊर्जा। तो जब निकालते हो तो एनर्जी देते हो, तो उसको आयनन ऊर्जा, आयनन विभव कहते हो। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए खर्च करते हो एनर्जी, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब बढ़ती है? आप बताओगे बेटा, जब टॉप टू बॉटम आते हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, ब्लैक कलर से लिखो, टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज, कमी आती है। और जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता इंक्रीज होती है, यानी कि मैम बढ़ती है। क्या होगी? बढ़ेगी बच्चों, बढ़ेगी। आगे बात समझ में? तो इन्हें क्या कहते हैं? मैम अब रोक दीजिए, नहीं, आज थ्योरी पढ़ेंगे, कल प्रैक्टिस करवाऊंगी। आज की क्लास जिसने अपनी खोपड़ी में बैठा ली, कल उसके लिए हलवा है क्वेश्चन, ऐसे करोगे चुटकियों में क्वेश्चन, लेकिन उसी के लिए जिसने ढंग से पढ़ी होगी, है ना। चलो अब आ जाओ वेल लाइनर क्वेश्चंस पे। अच्छा, मेटलिक कैरेक्टर और जान लो भाई। मेटलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? धात्विक गुण। ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैम ने पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है? मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या है? मेटल्स हैं। और राइट हैंड साइड में क्या होती हैं? अधातु होती हैं। तो यहाँ आप बता दोगे बेटा, है ना। मेटल्स क्या होती है? मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एलिमेंट्स कैटायन फॉर्म करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं मेटल्स। तो जैसे ही आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हो, टॉप टू बॉटम आते हो, तो मेटेलिक कैरेक्टर हमेशा बढ़ता है, इंक्रीज होता है, धात्विक गुण बढ़ता है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली तो मेटल्स ही है ना। और जब आप इधर जाओगे तो क्या होगा? लेफ्ट से राइट में आओगे तो धीरे धीरे मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि नॉन मेटल प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। तो ऊपर से नीचे आते हो तो धात्विक गुण बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाते हो तो धात्विक गुण में कमी आती है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में बाएं हाथ की तरफ हमेशा मेटल्स होती है, और दाहिने हाथ की तरफ हमेशा क्या होती है? नॉन मेटल्स। और देखो ना, डी ब्लॉक तक तो पूरे क्या थे? मेटल्स ही तो थे, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ दो तो। अब आ जाओ फटाक से, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो आप लोग बताओगे। हाँ, आ जाइए जरा, आइए जरा वन लाइनर क्वेश्चंस पे बात कर ले।
अरे कल की क्लास का इंतजार रहेगा कि नहीं रहेगा तुम लोगों को? या तुम लोगों को मैं बता दूं, ALP, RPF, SI,